तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना रहने वाला आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी तक जो टोटली हमने आज चैप्टर 5 साइंस का लाइफ प्रोसेस उसके अंदर अभी तक जो हम टॉपिक डिस्कस किए हैं उसके अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ये ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक आ गया है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। लो इसको बोल्ड यहाँ पे, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जो हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो उसके पहले ट्रांसपोर्टेशन के बारे में समझे, उसके पहले हमने टोटली इसमें एक टॉपिक न्यूट्रिशंस पढ़ चुके हैं जिसके अंदर में अलग अलग मोड के न्यूट्रिशंस देखे थे, वो डिस्कस कर लिया हमने, क्लियर। सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन, वो भी हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया हुआ है। आज हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा उसका नाम है एक्सक्रिएशन। क्या नाम है? एक्सक्रिएशन। बस ये 4 टॉपिक अपने को कवर करने हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस स्टैंडर्ड 10 साइंस के अंदर। तो अभी तक जो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन हमारे कंप्लीटली हो चुके हैं और अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। यदि आपको कोई डाउट हो तो बीच में पूछ लेना, ठीक है ना, लेक्चर तो चलता ही रहेगा साथ में। चलो, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म अब हम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैसे कोई भी चीज मेटाबॉलिज्म, सेल प्रोड्यूस सम यूजफुल एंड सम वेस्ट प्रोडक्ट। आपको पता है हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने को हम डाइजेस्ट भी करते हैं। और किस तरह डाइजेस्ट करते हैं? आप खाना सबसे पहले माउथ में लेते हो, उसके बाद कहाँ जाता है आपका ऑसोफेगस के अंदर जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अनुस के अंदर जाता है। डाइजेस्टेड किया हुआ फूड कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे होता है? सबसे पहले कंप्लीटली डाइजेशन कौन सी जगह होता है, कौन से ऑर्गन में होता है? स्मॉल, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर उसका जो शेप है विली, वहां पे क्या हुआ है, विली जैसा शेप, वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड है जो डाइजेस्टेड किए फूड को कहां पे लेके जाती है? सेल के अंदर। अब जब आपका फूड डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस टाइम पे आपके अंदर से यूजफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट दोनों जनरेट होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट है, गंदगी वाली चीज है, उसको हमें बाहर निकालना होता है, जो अच्छी चीज होती है उसे लेना होता है। तो वही चीज की गई है कि कुछ यूजफुल और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं। द सब्सटेंस इसके अंदर हमारा, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। Some the substance that are useful need to be transported, जो काम की उसे ट्रांसपोर्ट करना होगा। अदर सेल while harmful substance are to be eliminated, जो काम की है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो काम की नहीं है उसको निकालना पड़ेगा। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, जो काम की चीज होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कहां चली जाती है? सेल के अंदर। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो हम निकाल देते हैं बॉडी के अनुस के थ्रू बाहर। ये आप लोग को क्लियर हुआ था पहले। सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड इन हायर एनिमल विच ट्रांसपोर्ट बोथ यूजफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फॉर देयर टारगेट पार्ट विद इन द बॉडी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है वो कैसे बनाया गया है? जिस तरह कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सपोज हम कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नाव किस में चलती है? नदी के अंदर, पानी के अंदर। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक नदी है जिसका नाम है ब्लड। क्या नाम है? कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, सपोज यहां से कोई चीज भेजनी है तो ब्लड के अंदर डाल देने का, ब्लड के अंदर से अलग अलग पार्ट में पहुंच जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे वाटरवे होता है, रोडवे होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? ब्लड है। कौन सा है? ब्लड वेसल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग किस तरह ट्रांसपोर्ट होगा? द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आर आल्सो कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ये सभी जगह फैला हुआ है, हर जगह। यहां पे पिंच करोगे तो यहां पे भी खून निकलने वाला है, यहां पिंच करो तो खून निकलेगा, माथे में लगेगी तो भी खून निकलने वाला है, पैर में लगेगी तो भी खून निकलने वाला है। तो ये जो सब जगह फैला हुआ है, इसके लिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम कर दिया गया है। कंप्राइजेस ब्लड मस्क्यूलर सिस्टम, मतलब इसके अंदर बहुत सारी खून की पाइपें हैं। कैसी पाइपें? करोड़ों खून की पाइपें हैं। एंड लिम्फेटिक सिस्टम भी है इसके अंदर। ये 2 सिस्टम पढ़ने वाले। लिम्फेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम समझेंगे उसको। लिम्फ ओनली एक टॉपिक आपको लिम्फ करके। द ब्लड मस्क्यूलर सिस्टम है 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट है। पहली बार तो याद रखो 3 कंपोनेंट। कौन से? खून, ब्लड वेसल तो खून की पाइपें, और एक है दिल, हार्ट। ब्लड वेसल्स और हार्ट। क्लियर? चलो, द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू, लिम्फेटिक में क्या है? लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और ये हटा भी दिया गया है। तो हमें सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ना है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं ब्लड। कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? ब्लड। देखेंगे ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या काम की आने वाली है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ब्लड का पोस्टमार्टम पूरा करेंगे यहां पे, ध्यान से समझना। इट इज रेड कलर, खून का कलर क्या है? रेड है। फिर
कलर्ड फ्लूइड, बहुत पतला नहीं है और बहुत मोटा नहीं, गाढ़ा है। खून बहुत पतला होता नहीं है। फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हो। चैप्टर 6 में टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन पढ़ा था, लिगामेंट पढ़ा था, कार्टिलेज पढ़ा था, ये सब पढ़ चुके हो। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करता है। सर बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज को यहां से वहां ले जाने में काम करता है। विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर में ब्लड, सही बात है। ब्लड इज रेड बिकॉज, अब खून का रंग लाल क्यों होता है ये मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं सब बच्चों को। सूरज, वाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड? यस, वेरी गुड। हमारे ब्लड के अंदर एक हेमोग्लोबिन नाम का मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं, एक पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से खून का रंग कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड। विच सर्कुलेट ब्लड इज रेड, इट कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे भाई खून का रंग लाल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। यदि खून का रंग लाल नहीं है मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है। चलो, इन इट रेड सेल, और ये हेमोग्लोबिन का अड्डा कहां पे? रेड सेल में रहता है। ये तो आप लोग को पता है 3 टाइप के होते हैं। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। और आपको पता है ना हेमोग्लोबिन का किसके साथ सेटलमेंट है? हेमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के ऊपर ही जाएगा। यदि आपके ब्लड में, ये मेरी खून की पाइप है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा। क्योंकि यदि इसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम की 2 नाव पड़ी, ये पानी है, ये हमारा वाटर है, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का पार्टिकल होगा, वो हेमोग्लोबिन नाम का जो पार्टिकल, उस पर ऑक्सीजन सवार होकर जाता है। और हेमोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा नहीं। उसकी ऐसी डिमांड है, मैं जाऊंगा तो हेमोग्लोबिन नाम की गाड़ी में ही जाऊंगा, और हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन जाएगा। लेकिन अपना एक और भाई है जो वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम गैसियस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यूजफुल है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या वेस्ट है हमारा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड नाम का जो वेस्ट है, वो तो उसका बोलता है भाई मैं तो किसी के साथ भी चला जाऊं, उस सॉल्यूबल इन ब्लड है, वो ब्लड में कहीं भी चला जाए, उसको ऐसी डिमांड है नहीं। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा हेमोग्लोबिन के साथ ही जाता है, उसके साथ। इट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, अभी न्यूट्रिएंट्स तो जानते हो ना, 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा उनके नाम बता दूं, अब मैं ज्यादा डिटेल में ले लूंगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स और विटामिन। क्लियर? तो एक्सेट्रा टू ऑल लिविंग सेल एंड कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, सही बात है, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी तो इकट्ठा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकना होता है और लेते हैं क्या हम? ऑक्सीजन। करेक्ट? ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? अभी मैंने बताया हेमोग्लोबिन। क्लियर हुआ? चलो, ब्लड, अब ब्लड की बात करें। ब्लड के अंदर 2 मेन कंपोनेंट है सर। कौन से 2 मेन कंपोनेंट है? एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल। क्या है? प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ मतलब होता है फीका येलो कलर का होता है प्लाज्मा। कैसा होता है? पेल येलो कलर। ये जो स्ट्रॉ कलर मतलब क्या होता है पता है? पेल येलो। पेल मतलब होता है फीका येलो कलर का होता है कौन? प्लाज्मा। फ्लूइड होता है भी, यही ब्लड का पार्ट है कौन? प्लाज्मा। इट कंस्टिट्यूट अबाउट 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। मतलब यदि मैं 100 लीटर खून लूंगा ना, सपोज मैं 100 लीटर खून लेता हूं, तो 55 लीटर कितना कौन कंटेन करेगा पार्ट? प्लाज्मा। क्लियर हुआ? यदि मैं 100% ब्लड लेता हूं, 100 लीटर लेता हूं, तो 55% कवर कौन करता है जगह? प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा है क्या देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वाटर। किससे बना हुआ है? पानी से। ब्लड के पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ वाटर विथ वेरियस सब्सटेंस डिसॉल्व इन इट। उसमें कई सारी चीजें होती है। दिस इंक्लूड प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस कंपाउंड। प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज और नाइट्रोजनस कंपाउंड। ग्लूकोज जानते हो ना क्या होता है? हमारी बॉडी का डाइजेस्टेड फूड। ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो कोई। हाँ तुम, वेरी गुड, C6H12O6। आपको पता है चैप्टर में आया हुआ है। सो ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। अब सुनना, मुझे तो ब्लड के अंदर क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट कवर करता है? 55% वॉल्यूम कवर करता है। इस प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा किसके अंदर? ब्लड के अंदर घूम रहा है मस्त आराम से। इस प्लाज्मा के अंदर 3 सेल पड़े हैं मस्त, स्विमिंग पूल नाम का प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर 3 सेल पड़े हैं। इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनियस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। इट ट्रांसपोर्ट, तो इसके अंदर क्या पड़ा है? सेल पड़े हैं। प्लाज्मा के अंदर सेल पड़े हैं और 3 सेल डिस्कस करने वाले हैं हम, ये ब्लड सेल्स। सबसे पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या डिस्कस करने वाले? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कंस्टिट्यूट अबाउट 45% ऑफ द ब्लड
ये जो ब्लड सेल है ये कितना परसेंट कवर करते हैं? 45%। मतलब ये दोनों मिक्स में ही है, प्लाज्मा भी है और सेल भी मिक्स में, लेकिन जो प्लाज्मा है वो 55% कवर करता है और सेल कितना करता है? 45। सेल के अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपका एग्जाम में लिखने में काम आएगा। दिस इंक्लूड रेड ब्लड सेल आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कर्पस्कल्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्पस्कल्स, और प्लेटलेट्स। सर ये क्या करते हैं हमारे यहाँ? इनके कुछ तो काम होंगे। अब सुनना, आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। मुझे तो ऑक्सीजन ने किसके साथ जाने की कसम खाई थी? हेमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी नाम की जो जगह है वहां पे हेमोग्लोबिन रहता है, और हेमोग्लोबिन रहता है मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। क्लियर हुआ? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स। अब पता चला, क्या नाम है तेरा? वेदांत। वेदांत नहीं माना और चला गया चांदखिला बस स्टैंड में नाश्ता करने के लिए, और गंदा गंदा सब नाश्ता इसने कर लिया, जंक फूड, वही तेल वेल वाला खा लिया। अब उसके अंदर कई सारे फॉरेन पार्टिकल मतलब जम्स भी आ गए। तो जम्स क्या करेंगे? हमारे बॉडी के अंदर वो घर बनाएंगे और वो डिसीज फैलाएंगे। वो डिसीज से लड़ने के लिए कौन काम आएगा? डब्ल्यूबीसी। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी टू किल द जम्स विच एंटर अलोंग विद द फूड। क्लियर हुआ? और डिसीज से मतलब कोई भी रोग ना हो उसके लिए डब्ल्यूबीसी काम करता है, जबकि आरबीसी किसके लिए काम करता है? हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के लिए। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का। और कौन सा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है आरबीसी के अंदर? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का कलर कौन सा है? रेड। उसकी वजह से खून का रंग क्या होता है? लाल। एंड जम्स इन द बॉडी, प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग द साइट ऑफ इंजरी। अब प्लेटलेट्स, यदि प्लेटलेट्स ना हो ना और मैंने यहां पे सुई लगा दी और खून निकलने लगा, पता चला पूरा खून खाली हो जाएगा। अब मुझे बताओ, कई बार आप ना, आपके ब्लड प्रेशर होता है इसके अंदर, कई बार आपने कोई पानी टोटी ली, छांट रहे हो पानी, आप मस्त फर्स्ट क्लास, लेकिन उस जो पाइप है पानी की उसको मैं 4 जगह से पंचर कर दूं तो क्या प्रेशर आएगा? प्रेशर बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना। इसीलिए आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर ना, मतलब ब्लड प्रेशर कम ना हो। कम कब होगा? जब आप पंचर हो जाओगे। तो कहीं आपको यहाँ पे आप छिल कर, यहाँ से खून निकलना चालू हो गया और खून निकलना चालू हो रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? बीपी डाउन होगा कि नहीं होगा? तो बीपी डाउन ना हो तो वहीं को वहीं प्लास्टरिंग कर दी जाती है, जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? खून का क्लोटिंग करने में काम आता है। जहां पे लगी है, यदि ये प्लेटलेट्स नहीं होगा ना तो आपको पूरा खून बह जाएगा। तो ये क्या करता है? धक्का, मतलब यहाँ पे एक लेयर बना देता है, मोटी लेयर, कि अगर आपको कोई चीज लगती है दबा के रखते हैं तो थोड़ी देर खून नहीं निकलता। तो काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। भाई तीनों के अलग अलग काम है। आरबीसी क्या करता है? हेमोग्लोबिन कंटेन करता है। हेमोग्लोबिन है मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? डिसीज से लड़ने में काम करेगा। और प्लेटलेट्स क्या करेगा? ब्लड का क्लोटिंग करेगा। क्लियर? चला पता? प्लाज्मा कितना परसेंट कंटेन करता है? 55। ब्लड सेल कितना करता है? इतना क्लियर हो गया? आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका कलर वलर थोड़ा बहुत जो जो सप्लाई करता है वो चीज़ है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो इसको समझते हैं। ये शायद सेम हो गया ना? चलो सेम ही है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो भाई, काम क्या है इसका? किसका? ब्लड का। ये करता ही क्या है? सुनो एक एक चीज समझते हैं। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट। क्या करता है? ये आपको मदद करता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम स्टोरेज, ऑक्सीडेशन, सिंथेसाइज ऑफ न्यू सब्सटेंस। कहीं भी खाना डाइजेस्ट हो, कोई भी पार्टिकल को सप्लाई करने का काम कौन करता है? ब्लड। ये हम खून की बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। जो वेस्ट होता है ना, हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, किडनी जिसको छानती है, जिसमें जो गंदगी होती है, जो छानने का काम करता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसने लिया है? ब्लड ने। किसने लिया है? ब्लड ने। ये यूरिया और यूरिक एसिड ये पता है कहां पाया जाता है? हमारी यूरिन के अंदर होता है ये सब चीजें। इसका ट्रांसपोर्ट का ठेका भी किसने लिया है? ब्लड ने। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये तो जानती हो, ब्लड ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। कैसे मदद करता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है ना? क्लियर हुआ? चलो। एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्लाई करने में काम करता है। इट एक्ट्स बफर सिस्टम टू आवर बॉडी। इट हेल्प इन द रेगुलेशन। पीएच को रेगुलेट करता है। ये पीएच क्या पता है?
आपका जो एसिड और बेस होता है, खट्टा और कड़वा, उसके लेवल को मेंटेन करता है ब्लड। और आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है ब्लड। कौन मेंटेन करता है? पीएच मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपके ट्रांसपोर्ट को करता है, जो आपको प्रोडक्ट है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस में आपका ये बफर सिस्टम की तरह काम करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी पता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो भी आप जानते हो। क्लियर? इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। भाई डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है डिसीज से प्रोटेक्ट? वेरी गुड, WBC। क्लियर हुआ? बाय एनग्ल्फिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, फैगोसाइटोसिस। एक फैगोसाइटोसिस नाम का इसके पास माइक्रोब है, WBC के पास एक ऑर्गेनिज्म है। कोई भी चीज फालतू के एंटर होती है तो फैगोसाइटोसिस को खा जाता है, कहानी खत्म। क्लियर हुआ? इट इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज बाय एनग्ल्फिंग, एनग्ल्फिंग द निगल जाना, द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस। ये आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं CBSE वालों को कि फैगोसाइटोसिस नाम का मतलब विच ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज। तो आपको क्या लिखना है? फैगोसाइटोसिस। चला बता। द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन। भाई हार्मोन तो रिलीज होती है हमारी बॉडी में। हार्मोन्स जानते हो ना, कई भी अलग अलग पार्ट से होते हैं हार्मोन्स रिलीज। कई बार पता कोई इंसान यदि कार के नीचे दब जाए ना, और अपना कोई परिवार का हो, तो अपने अंदर इतनी ताकत आती है हम कार को उठा के फेंक सकते हैं। ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ये ब्लड ही ऐसा है जो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ सिंथेसिस, जहां से बनता है और जहां पे ले जाना है, उसका काम किसने काम करता है? ब्लड। प्लेटलेट्स, भाई प्लेटलेट्स तो जानते हो, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड फ्रॉम द क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पे हमें लगी है वहां पे कौन करता है? प्लेटलेट्स इंजरी से बचाने का काम करता है। चलो, इट मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस, वाटर का बैलेंस भी करता है, कितना चाहिए इन द बॉडी टू रिक्वायर्ड कांस्टेंट लेवल, जो चाहिए उसको बैलेंस करने का भी काम करता है। केवल हम पानी नहीं पीते तो हमारी जो यूरिन है वो येलोइश हो जाती है, इसलिए पानी कांस्टेंट पीते रहना चाहिए, तो वाटर की जो बॉडी है वो फिल्टर रहती है। फिर न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व, स्मॉल इंटेस्टाइन तो जानते हो ना सभी लोग, कितनी लेंथ है बेटा? वेरी गुड, 7.5 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का ठेका भी किसने ले रखा है? आपकी इसी ब्लड कैपिलरीज ने। ब्लड कैपिलरीज मतलब खून की पाइप है। क्लियर? ब्लड कैरी दिस न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हर बॉडी के पार्ट को, जो डाइजेस्टेड फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के करोड़ों सेलों तक ले जाने का ठेका भी किसने ले रखा है? ब्लड ने। किसने ले रखा है? ब्लड कैपिलरी, खून की पाइपों ने लेके रखा है। क्लियर हो गया? चला पता। अब मेंटेनेंस है प्लेटलेट्स की थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स आप लोग जानती हो, इन केस ऑफ एनी इंजरी व्हेन ब्लीडिंग अकर, लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। जो खून बह रहा है उसको कम से कम करने के लिए कौन आएगा? प्लेटलेट्स बाहर आएगा। प्लेटलेट क्या करेगा? क्लोट कर देगा, वहीं का वहीं रोक देगा खून को। लीकेज लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर। देखो लीकेज होगा तो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। उस प्रेशर को कम ना हो इसीलिए विच रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। हमारा जो पंपिंग सिस्टम है उसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंटली काम करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है ना, जो हमारी एनर्जी है ना, एनर्जी का स्पीड भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? क्योंकि जब ये इसका प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होगा? कम। जब ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो डाइजेस्टेड फूड का एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमें वीकनेस आ जाएगी। इसलिए प्लेटलेट्स होना बहुत जरूरी चीज है। अरे सर डॉक्टर के पास गए, ब्लड का रिपोर्ट निकाला, क्या? हाँ, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। सर डॉक्टर के पास गए, उसने कहा प्लेटलेट्स कम है, पपीता खाओ, बाटले चढ़वा दो। होता है ना, वीकनेस लगता है। इसी वजह से वीकनेस लगता है, क्योंकि आपको इंजरी हुई, प्लेटलेट्स है नहीं आपके अंदर, और प्लेटलेट्स नहीं हुई तो इंजरी हुई, तो आपका खून बहने लगेगा। खून बहेगा तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितना एफिशिएंटली ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था उतना पहुंच नहीं रहा है, तो क्या होगा? आपका जो डाइजेस्टेड फूड वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मुझे एक बात बता, एक मन में क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए। जो अपना डाइजेस्टेड फूड होता है वो एनर्जी में कब कन्वर्ट होता है? कहाँ पे होता है कन्वर्ट? सेल के अंदर होता है। हाँ, कहाँ पे? नहीं, सेल के अंदर होता है चेतन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है ना, ध्यान रखो। इट प्रिवेंट दिस ब्लड हैज प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स है विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला हुआ है ये प्लेटलेट सब जगह। एंड मैच लाइक नेटवर्क, वही नेटवर्क बना लिया उसने। यहाँ पे पिंच करो सर, यहाँ पे पिंच किया, पता चला यहाँ पे तो क्लोट हो गया सर, यहाँ पे नहीं हो रहा। वो सब जगह यूनिवर्सल सेम लेवल पे होता है प्लेटलेट्स। Hence, blood clotting is mechanism that prevent the loss of blood from the site of injury and bound forming a blood clot। वहीं पे वो धक्का जमा लेता है
मुझे उम्मीद होगी आप लोग को पता चला होगा ब्लड के 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। किसी को कोई डाउट हो तो पीछे स्लाइड में चलते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड वेसल में तो बड़ी पाइप है और ब्लड कैपिलरी में तो बाल जितनी पाइप है। कैपिलरी होती है छोटी और ब्लड वेसल होती है बड़ी, सेम। तो ये ब्लड कैपिलरीज ऐसी जगह पहुंचती है जहां पे वो नहीं पहुंच पाती ब्लड वेसल्स, मतलब वो और डिवाइडेड कर दी गई, नैरो छोटी, और बड़ी होती है ये वेसल्स। और कोई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हार्ट के बारे में आगे स्टडी। हार्ट बोले तो दिल, ठीक है। चलो अब दिल के बारे में पढ़ेंगे, दिल कैसा है, क्या नहीं कर रहा दिल, ठीक है। चलो अरे इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब पता है, लचीला, एकदम धप 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 करता। एक होता है हार्ड और एक होता है बहुत लचीला, फ्लेक्सिबल। देखा ना दिल धड़कता कैसे, धक 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 ऐसे। मस्कुलर ऑर्गन दैट प्ले द रोल ऑफ पंपिंग। ये सबसे पुरानी मोटर एक तरह की, आपके में पंप है, पंप पानी खींचने वाला। तो ये जो हार्ट है ना, ये नेचुरल मोटर है। कैसी मोटर है, मतलब भगवान ने ऐसी मोटर बनाई जिसकी कोई मतलब 100 साल भी चल जाती है मोटर, और कई बार 50-60 साल पे ही रह जाती है ना। तो इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट प्ले रोल ऑफ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम तो जानती हो, सर्कुलर होना। इट पंपिंग एक्शन मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसी की वजह से मोटर यदि फेल हो जाए ना तो ब्लड वहीं का वहीं रुक जाएगा और आप भी फेल हो जाओगे, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। दिल काम करना बंद कर देता है, तो दिल काम करना बंद कर देता है, इंसान तड़प तड़प के मर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज बिग। क्या लिखा है, फिस्ट। इतना होता है दिल, है ना, इतना ही होता है ना, फिस्ट जितना होता है। तो भाई यहाँ पे शेप का नाम याद रखना, फिस्ट। एमसीक्यू में आ सकता है। फिर हार्ट कैसा है, मस्कुलर जैसा है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। कहां पे लोकेटेड है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के और लेफ्ट साइड लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है, थोड़ा लेफ्ट साइड है, ठीक है। ए सीध ऑफ टिश्यू कॉल्ड पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट। सुनना, आपका लंग्स है, पहले लंग्स है, फिर हार्ट है, ऐसे। ये लंग्स है, ये मैं इस तरह खड़ा हूं तो ये लंग्स है, और लंग्स के बीच में एक लेयर बनी हुई है, फिर हार्ट है। तो जो लेयर है ना, एक कवरिंग है, मतलब हार्ट को कवरिंग करने की एक लेयर है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। अब सर ये क्या जरूरत है, क्योंकि हार्ट है ना कॉम्पैक्ट होता है, धक 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 धक। यदि लंग्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा ना तो हार्ट डैमेज हो सकता है। अब मुझे तो कोई चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी तो पता आप आजू बाजू रूमाल रख देते हो या तो आजू बाजू रुई लगा देते हो, है ना। इसीलिए तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर बनाई है जिसका नाम है, क्या नाम है, पेरिकार्डियम। कौन सा कार्डियम, पेरिकार्डियम, याद रखना। प्रोटेक्ट द मस्कुलर हार्ट बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम इज फ्लूइड विच रिड्यूस द फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्ट बीट। तो हार्ट बीट के टाइम पे जो फ्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज हो सकता है, फ्रिक्शन मतलब जो घर्षण हो सकता है, किसके साथ, लंग्स के साथ। तो उसके लिए क्या किया, एक पेरिकार्डियम नाम का फ्लूइड है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से। चला पता, ये आपकी बुक में नहीं दिया, वो सीबीएसई को आ सकता है और आपको भी आ जाए, क्या पता। क्लियर। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। मतलब ऐसा हमारा हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। कितने चैम्बर वाला हार्ट है, 4 चैम्बर। ये आप लोग को समझना है, 4 चैम्बर वाला हार्ट है। चला पता। चैम्बर आर मीन टू प्रिवेंट द मिक्सिंग। ये चैम्बर क्यों बनाया पता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए चैम्बर बनाए गए हैं, मतलब पार्टीशन किया गया है। समझ गए। अभी पार्टीशन का नाम क्या है, इन रूमों का नाम, मतलब 4 रूम में से निकलता है ब्लड। ऐसी रूम बनी हुई है, ऐसी 4 रूम है, 1 2 3 4। अब इन पार्टीशन के नाम भी है कुछ, इस रूम का नाम अलग है, इस रूम का नाम अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो समझेंगे, ठीक है। द डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर फॉलोइंग। अलग अलग चैम्बर है। अब सुना, जो ऊपर वाले चैम्बर है, ये यहां पे 2 चैम्बर है, ये ऐसे चैम्बर बने, दिख रहे हैं आप लोग को चैम्बर, ये वाले। तो जो अपर चैम्बर दे आर 2 अटरिया। क्या नाम है, इसको सिंगुलर को अटरिया कहेंगे। ऊपर के जो चैम्बर उनको नाम क्या कहेंगे, अटरिया। देयर आर 2 अटरिया, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। क्या कहेंगे, देयर आर, अपर चैम्बर को अटरिया कहा जाता है। देयर आर 2 अटरिया, एक का नाम होगा शायद अटरिया ने प्लूरल फॉर्म है ना, और सिंगुलर फॉर्म एट्रियम है। तो इस साइड जो लेफ्ट साइड आया हुआ है इसको लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, इसको राइट एट्रियम कहेंगे। क्लियर। इसको हम क्या कहेंगे,
एक मिनट, मिस्टेक हो गई, गलत लिख दिया, गलत कर दिया। चलो ये वाला लेफ्ट है, हम ये खड़े हैं इस तरह, देखो ये कौन सा है लेफ्ट, ये कौन सा है राइट, तो ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। अपर चैम्बर का नाम एट्रियम है और नीचे वाले जो लोअर चैम्बर का नाम क्या है वेंट्रिकल। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हार्ट, तो आप पूरा ये लिख देना, एकदम इजी है भाई। 2 है लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, सेपरेट बाय इंटर ऑरिकुलर, याद रखना ये जो दो अलग किए गए ये दीवार का नाम क्या है इंटर ऑरिकुलर। इंटर देखो पहले इंटर लिख लेना, ऑरी कूलर, बस। There is a partition between the atrium, right atrium and left atrium, that it is called interauricular. याद रखेगा, separated by interauricular septum, दीवार, wall. The wall of the atria are thin to receive the blood through veins. क्या बोला? The wall of atria are thin, उसकी जो wall है बहुत thin है, मतलब पतली wall है। That the receive the blood through veins, अभी जो उसको खून मिलेगा वो कहां से मिलेगा? पता है? वेन से मिलेगा। किससे मिलेगा? वेन। अब तुमको एक ट्रिक बता दिया, इधर ध्यान देना। ये अपना घर है, क्या है? मैं हार्ट को क्या मान रहा हूं? घर है ये मेरा। तो आप लोग स्कूल जाते हो ना, सुबह जाते टाइम तो पापा छोड़ देते हैं आपको, लेकिन आते टाइम पापा को कोई डिसाइड है नहीं। तो ऐसी चीज जो हार्ट की तरफ आएगी उसका नाम क्या रख देने का? वैन वाले अंकल। जो भी चीज हार्ट की तरफ आएगी उसका नाम रखेंगे वेन, और जो हार्ट से दूर जाएगी उसका नाम क्या रखेंगे? आर्टरीज। पापा के अंदर कला है छोड़ने की, समझ गया? हार्ट क्या? हमारा घर। जो चीज हार्ट की तरफ आएगी वो क्या होगी? वेन। और पापा यदि घर से जाएंगे तो पापा छोड़ के जाएंगे ऑब्वियसली, तो क्या होगा? आर्टरीज। ये थोड़ा सा याद रखना, जो चीज हार्ट की तरफ आएगी उसको वेन्स कहा जाएगा, और जो हार्ट से दूर ले जाएगी वो क्या होगी? आर्टरीज। अब सुनो, इसका वेंट्रिकल का समझते हैं। वेंट्रिकल क्या है? लोअर चैम्बर है, नीचे वाला पार्ट है। देयर आर टू इंफीरियर चैम्बर ऑफ द हार्ट आर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय एन, ये देखो इंटरवेंट्रिकुलर, वो कौन सा था? इंटर ऑरिकुलर। आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा लिखने में काम आएगा, टीचर खुश हो जाएगा, मार्क्स अच्छे दे देगा। ऐसा चैम्बर, ऐसी वॉल जो आपके एट्रियम को अलग करती है उसका नाम क्या है? इंटर ऑरिकुलर। और जो वेंट्रिकल को अलग करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। चला बता। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन विथ हाई प्रेशर, दे हैव, देखो वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल से ब्लड को खींचा जाता है हाई प्रेशर के साथ। तो उधर कैसा? मतलब ये जो ब्लड यहां पे आएगा और यहां से जहां से आउटलेट होगा यहां से ब्लड बाहर निकलेगा, इस जगह से ब्लड बाहर निकलता है, जहां से ब्लड बाहर निकलेगा वहां प्रेशर कैसा आता है? हाई। अब मोटर के दो छेड़े होते हैं, जहां से मोटर के अंदर टंकी में पानी जाता है, टंकी से पानी मोटर, मतलब मोटर जिससे पानी खींच रही है वहां पे इतना हाई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जो छोड़ रही है उसका प्रेशर कैसा होता है? हाई। तो याद रखना वेंट्रिकल हाई प्रेशर होता है। वेंट्रिकल की जो वॉल है वो थिक है, क्योंकि हाई प्रेशर पानी है तो पतली दीवार चलेगी, फट जाएगी। समझ आया? इसलिए एट्रियम में जो होता है वो प्रेशर इतना होता नहीं, इसलिए उसकी जो वॉल है वो थिन है, और आपकी जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल कैसी है? थिक है। याद रखना, आपको डिफरेंशिएशन में काम आ सकता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। चला बता। चलो अब हम हार्ट के बारे में समझते हैं, क्या है हार्ट। ठीक है, इसका हार्ट कम थोड़ा ये वाला। अब सुनना, द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शनल व्यू। अब यहां पे सबसे पहले आपका जो हार्ट है ये है, यहां से ब्लड आया, इसको मुझे एक काम करना पड़ेगा, इरेज कर देता हूं। चलो, सबसे पहले आपका यहां से ब्लड आया सबसे पहले। अब ये जो ब्लड है ये कैसा है? ऑक्सीजन वाला ब्लड है। क्लियर? अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका आया लेफ्ट एट्रियम में आ गया। कहां पे आ गया? मुझे तो अभी हाई प्रेशर ब्लड है। अब मैं टंकी से पानी लेता हूं तो वो हाई प्रेशर आता है मोटर के अंदर? नहीं, मोटर से बाहर निकले तब हाई प्रेशर बनेगा ना। तो सबसे पहले ये कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। अभी ब्लड क्या हुआ? यहां पे गया। फ्री ब्लड कहां गया? यहां पे। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब यहां से ये ब्लड सीधा यूं काटते हुए सीधा यूं निकल जाएगा, जिसको हम कहेंगे, अब मेरे पास सुनो,
ये हार्ट की तरफ आया मतलब क्या हुआ, वेन हुआ, क्या हुआ, वेन। अभी हार्ट से दूर जा रहा है मतलब क्या हुआ, यहां पे आ गया, यूं करके इस तरह का डायग्राम है, यूं करके यूं जाता है, यूं करके यूं निकलता है। क्लियर। अब सुनना, अब ये जो है ये कैसा है, ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये कैसा है, प्रेशर वाला ऑक्सीजन है। कैसा है, प्रेशर वाला है। यहां पे कैसा हुआ, प्रेशर बन गया, तो ये जो वॉल है वेंट्रिकल की कैसी चाहिए, थिक। मुझे एक बात बताओ, ये जो पाइप है जो आपकी हार्ट से कनेक्टेड थी, हार्ट की तरफ जो पाइप है उसका नाम क्या था, वेन, 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 पाइप, पाइप। ये ब्लड वेसल का नाम क्या है, वेन। और ये ब्लड वेसल का नाम क्या है, मुझे तो कौन सी पाइप ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, आर्टरीज। वेरी गुड, बिकॉज प्रेशर कहां पे है, आर्टरीज में। वेन्स में तो कोई प्रेशर है। यदि आपसे पूछे कौन सी पाइप मजबूत चाहिए, कौन सी थिक चाहिए, तो आंसर दोगे आर्टरी। लेकिन कौन सा चैम्बर मजबूत चाहिए तो क्या दोगे, वेंट्रिकल। और कौन सी पाइप थिन चाहिए तो कौन सी चाहिए, आर्टरीज। और कौन सा सॉरी 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 वेन्स, वेन्स, वेन्स थिन चाहिए। और कौन सा चैम्बर थिन चाहिए, ऊपर वाला, ऊपर वाले पेंजर क्या नाम है, एट्रियम। चलो, अब ये जो आया ऑक्सीजन वाला, यहां पे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गया, अलग अलग अलग, यहाँ पे ये जैसे हार्ट पे चला गया, ऐसे अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड हो गया, अलग अलग ऑर्गन को दिया। अब जैसे ये ऑर्गन यहाँ पे आया और ये इधर 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 सबने, ये सबने क्या दिया था, O2 लिया था, और यहाँ से जैसे ही ये सेल के अंदर गया, अब सेल के अंदर गया तो आपका जो O2 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब इस CO2 में ये कहा जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो पाइप है ये एक सिंगल पाइप बन गई। अब इस पाइप का नाम पता है, कुछ नाम है जो ये बताएगा मुझे कोई, ये नाम है, इसका नाम है ना, हमने देखा था, इसका नाम था आउटा होगा शायद, ये रहा ए आउटा। और इसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। अब ये सीधा कहां जाएगा पता है, यहां पे जाएगा। अब मुझे तो ये पहले कहां पे जाएगा, हाई प्रेशर है, वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, याद रखना। कहां पे जाएगा, नीचे वाले में जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, हाँ वेट 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 वेट, वे डूइंग ग्रेट मिस्टेक, नहीं नहीं, हाँ राइट एट्रियम में आएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, राइट एट्रियम में आएगा। कहां पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। फिर राइट एट्रियम के बाद इसको प्रेशराइज किया जाएगा। कौन प्रेशराइज करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले ऊपर वाले में गया, इसको प्रेशराइज कौन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे, हाँ बेटा, सॉरी 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 सॉरी, राइट, पहले कहां गया, राइट एट्रियम में, प्रेशराइज कौन किया, राइट वेंट्रिकल। और ये बाहर निकल जाएगा यूं, क्या कहा जाएगा इसको, बाहर निकलने वाली पाइप को, आर्टरीज कहा जाएगा, आर्टा। क्लियर हुआ। तो ये इस तरह का आपको मैकेनिज्म याद रखना। और ये किससे कनेक्ट है, लंग्स या एल्वियोली, कल जो हम पढ़ चुके हैं। फिर क्या बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। सबसे पहले लंग्स था, लंग्स से एक पाइप आई जो कहां पे आई, आपके लेफ्ट एट्रियम में आई। और जो पाइप आई उसका नाम क्या रखा गया हमने, वेन। ये फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां गई, लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेशराइज हो गई। फिर ये कहां पे गई, आपकी जो पाइप है इसका नाम क्या रखा हमने, आउटा भी रखा, और दूसरा नाम क्या रखा, आर्टरीज भी रखा। फिर ये अलग अलग बॉडी के ऑर्गन से ले आई, O2 किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। बाद में ये कहां चला गया, राइट एट्रियम में। फिर कहां गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां पे आ गया, सीधा आपके लंग्स में चला गया, और लंग्स से सीधा बाहर आ गया। लंग्स का काम तो पता ही है, ऑक्सीजन को लेना देने का काम करते हैं। क्लियर। तो इसको थोड़ा समझने ट्राई करना। आगे एक और डायग्राम है उसको भी समझेंगे। अब पंपिंग एक्शन समझते हैं, ये रही जो मैंने अभी प्रैक्टिकल में आपको बोल के बताई, वो सब लिखी हुई है। चलो, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्या ये बात पता चली, लेफ्ट एट्रियम मतलब लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग से मिला। चलो, फ्रॉम द लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स। क्या नाम दिया, वेन्स, VEINS, वेन्स नाम याद, पल्मोनरी भूल जाता हूं, वेन। ठीक है। ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम, कहां पे कलेक्ट हुआ, लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हुआ, रिलैक्स। क्या बोला, ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो गया। अरे मस्त आ गया, ऑक्सीजन भर के एकदम फूल गया, रिलैक्स हो गया एकदम बिंदास। अब क्या करे, अपने आप को सिकोड़ेगा और पुश कहां करेगा, इसकी तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। जैसे ही पुश करेगा ये कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अब रिलैक्स कौन हो गया, वेरी गुड।
जैसे ऑक्सीजन मिलता है रिलैक्स हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन जाता है कैसा हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले रिलैक्स कौन हुआ था, फिर लेफ्ट एट्रियम से कहां चला गया, वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाने वाला है, बाहर जाने वाला है, और उस पाइप का नाम क्या है, आर्टरीज। ठीक है, चलो वाइल ऑटा भी कहते हैं और आर्टरीज भी कहते हैं। नहीं, पल्मोनरी पता है किसको बोलते हैं, जो आपके हार्ट और लंग से कनेक्ट, उसका नाम पल्मोनरी लग जाता है। अब यहाँ पे इसको नाम पता है क्या देंगे, ये आपका हार्ट से दूर जा रही है, मतलब क्या हुआ, वेन हुआ, तो इधर पल्मोनरी वेन होगा, इधर पल्मोनरी आर्टरीज होगा और ये पल्मोनरी वेन्स होगा। जो आप पाइप आपकी लंग्स और हार्ट से कनेक्टेड होती है उसका नाम पल्मोनरी लगता है। उसके आगे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वाइल द नेक्स्ट चेंबर द लेफ्ट वेंट्रिकल, नेक्स्ट चेंबर कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। एक्सपांड कौन हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले कहां पे आया, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इतना याद रखना और आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड। अभी ये रहा देखो, ये रहा, ऐसा खेल खेलता है। चलो क्लियर, इसको समझते हैं। और अब सुनो, सबसे पहले ये आपका क्या है, हार्ट, ये लंग्स है, क्या है, लंग्स। यहां से सबसे पहले क्या आया, कौन सा ब्लड आया, कौन लेके आया, वेन्स। ये कनेक्टेड है ना, तो इसको पल्मोनरी वेन्स कहेंगे। पल्मोनरी, इसके आगे भी पल्मोनरी लगेगा, इसके आगे भी पल्मोनरी लगेगा, ये रूल है, वेन्स। अब कहां गया, सॉरी ये कितना बार भूल जाता हूं मैं यार ये। चलो लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर कहां जाएगा, यहां पे। इसका नाम क्या, आउटा, और दूसरा नाम क्या, आर्टरीज भी कह सकते हो। फिर कहां जाएगा, यहां पे गया, यहां पे गया, हाँ आउटा के बाद वाली, वो पूरी लाइन को आउटा भी कहते हैं, आर्टरीज भी कहते हैं, दोनों कहते हैं इसको। फिर बाद में आपका ये जो ब्लड है ये यहां पे आया। अब मुझे तो ये क्या है, ऑर्गन है, कैपिलरी से कनेक्टेड हुआ ऑर्गन। अब ये जो O2 था वो क्या बन गया इधर, अभी CO2 कहां जाएगा, सीधा राइट में जाएगा, राइट एट्रियम में पहुंच गया, राइट एट्रियम में। क्लियर। अब मुझे तो इस पाइप का नाम क्या दूं, वेना कावा तो है ही, प्लस में इसका एक और नाम है, हार्ट की तरफ जा रही है, वेन भी कह सकते हैं इसको। अब ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अभी राइट वेंट्रिकल देखो यहां पे ना, इसको काटती हुई लाइन बनती है और यहां पे ऐसे चली जाती है। ये डायग्राम याद रखना, देखो यहां पे ऐसे आई, यू करके यू गया, और यहां पे ऐसे यू जाती है। देख लो ये आपका इसमें दिख रहा है आपको ग्राफ, देखो है ना। सबसे पहले ब्लड कहां गया, सबसे पहले कहां गया ऑक्सीजन ब्लड, राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहां पे आया, फिर कहां पे गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर यहां चला गया। और ये गया, इसका नाम क्या रख दिया, पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स। क्लियर, आपको पता चल गया ना कैसे डायग्राम है, कैसे कैसे ऑक्सीजन जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, चलो एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पे, कहां पे, ये रहा। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब उसने ऑक्सीजन को आगे सप्लाई कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड इज देन पंप्ड इट फॉर सर्कुलेशन इन द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। कैसा ब्लड कनेक्ट किया जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कौन सा ब्लड हुआ, CO2 वाला। कौन सा हुआ, CO2 वाला। टू द राइट एट्रियम, कहां पहुंचा, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के बाद कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। एज इट एक्सपांड व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल में वो चला जाएगा। क्लियर हुआ। अब उसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं, यहाँ पे ये दिया थोड़ा सा। चलो, deoxygenated blood thus enter in it which interim pump to the lungs and oxygenation. This whole process is repeated. एक continuous process repeat होती रहती है, और इसके अंदर वाल्व दिए गए हैं to ensure that blood does not flow backward then artery. इसमें वाल्व भी दिए जाते हैं कि ब्लड वापस ना आ जाएगा। अब सुना, वाल्व कहां देने की जरूरत है, यहां पर देने की जरूरत है, इसमें यहां पे देना चाहिए वाल्व, क्या यहां पे देना चाहिए, बताओ। एट्रियम से बाहर निकल रहा है तब देना चाहिए कि वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है तब देना चाहिए, है नहीं, वेंट्रिकल का तो ऑलरेडी प्रेशर के साथ ही आता है। अब कोई चीज प्रेशर हो तो बाल देने की जरूरत ही नहीं है, बाल यहां देने पड़ते हैं चेतन,
इसमें, और यहाँ पे जाते टाइम यहाँ पे देने पड़ेंगे। वहां पे प्रेशर ही नहीं है ना, इसलिए बाल्व ऐसे दी जाती कि आगे की तरफ भी जाएगी चीज, पीछे आएगी नहीं। यहाँ पे दी जाती, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रेशर है ही। वेंट्रिकल क्या करता है, प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। जब यहाँ पे आया था तब प्रेशर था नहीं था, तो आपका जो ब्लड है वो पीछे जाने के चांसेस है, इसलिए यहाँ पे बाल्व प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर है ही। तो एट्रियम, और यहाँ पे भी एक बाल्व प्रोवाइड करेंगे। तो बाल्व देखो, बाल्व जहां जाए ना वो हम लोकेशन बता देता हूँ आपको। एक तो बाल्व यहाँ बनाना पड़ेगा और एक बाल्व यहाँ बनाना पड़ेगा। और प्रेशर कहाँ पे रहेगा, अच्छा सबसे अच्छा प्रेशर जो रहेगा ना, वो सबसे प्रेशर यहाँ पे एकदम फुल प्रेशर में रहेगा, और यहाँ पे फुल प्रेशर में रहेगा क्रॉस में। चल गया पता, समझ गए। अब चलो यहाँ देखते हैं। अब ब्लड, यहाँ पे एक टॉपिक पूरा हुआ जिसका नाम है हार्ट। हार्ट के बारे में पूरा समझ आ गया। चलो अब ब्लड वेसल, तो खून की पाइपों का लफड़ा क्या है। द ट्यूब और पाइप थ्रू विच द ब्लड फ्लो आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। समझ आया। द ट्यूब थ्रू विच द ब्लड flow are called blood vessel. There are three main type of blood vessels involve blood circulation: arteries, veins और capillaries, जो हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं। These are all connected to form continuous closed system बनाते हैं। सर बिल्कुल सही है, क्लोज सिस्टम बनाते हैं। तीनों चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तीनों चीज के बारे में बता रहे हैं। एक मिनट, एक चीज रह गई जैसे मुझे लग रहा है, एक स्लाइड रह गई, एक रह गई, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, एक रहेगी। चलो आर्टरीज रह गया इसके अंदर, तो आर्टरीज को हम यहां लिख देते हैं। आर्टरीज क्या है, आर्टरीज जो है ये थिक मस्कुलर है, इलास्टिक वॉल है। कैसी है, थिक है। अब थिक क्यों होता तुम लोग को पता ही है। ये क्या करती है, हार्ट से चीजों को दूर ले जाती है। जब कोई चीज हार्ट से निकलती है वो प्रेशर वाली होती है कि कम प्रेशर के, हाई प्रेशर। तो आर्टरीज कैसी होनी चाहिए, थिक, मतलब एक तो मोटी होनी चाहिए, और यहाँ पे बाल्व होता नहीं है। क्लियर हुआ। अभी पढ़ते हैं वेन्स। देयर थिन वॉल, वेन्स में कैसी होती है, थिन वॉल, क्योंकि ये हार्ट की तरफ जा रही है। और थिन वॉल आर्टरीज कैरी ब्लड एट लो प्रेशर। तो ये कैसा करता है, इसका जो वॉल है थिन है, किससे कंपेरेटिव, आर्टरी से। क्योंकि आर्टरी कैसी चीज कैरी करता है, हाई प्रेशर वाली। पापा हमारे आर्टरी हमको छोड़ने जाते हैं तो हार्ट से जो चीज निकलती है कैसी होगी, प्रेशर वाली होगी, और जो हार्ट की तरफ जाएगी उसका प्रेशर कैसा होगा, लो। तो आपसे पूछ सकते हैं वेन्स के अंदर वॉल कैसी होती है, पतली, और आर्टरीज के अंदर कैसी होती है, थिक, क्योंकि आर्टरीज को हाई प्रेशर झेलना पड़ता है। समझ गए। चला पता। दे कलेक्टेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, अलग कलेक्ट करता है। कैपिलरीज पता है, आर्टरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको कैपिलरीज कहने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा था यहाँ से, इसलिए पिछले वाली स्लाइड में कि इस तरह आया था और इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और यहाँ पे बॉडी के ऑर्गन कनेक्ट कर दिए थे और फिर इसको छोटा फिर से कॉन्टेक्ट कर दिया था। तो व्हाट इज द कैपिलरीज, व्हेन द आर्टरीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज कह सकते हैं। डिलीट। चला पता। तो टिश्यू, द वॉल ऑफ द कैपिलरीज आर वन सेल थिक, दे आल्सो हैव वाल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। बैक फ्लो ना जाए इसलिए इसमें वाल्व दिया जाता है। किसमें, कैपिलरीज के अंदर। और वाल्व किसमें नहीं होता, किसमें वाल्व नहीं होता, आर्टरीज के अंदर वाल्व नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि आर्टरी से ऑलरेडी हाई प्रेशर ही निकल रहा है। और थिक कैसी होगी, वॉल कैसी होगी, थिक। ठीक है, इतना समझ में। चलो अब इसको पढ़ते हैं। ये ब्लड प्रेशर का थोड़ा समझते हैं, डायस्टोलिक और स्टाइलिक क्या होता है वो समझते हैं। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, जिसको हम बीपी कहते हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर आर्टरीज, कुछ तो आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर हो गया, वेन्स में और कम प्रेशर किसमें होगा, वेन्स में। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या हुआ, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। जब वेंट्रिकुलर साइस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज होगा, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मुझे सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा कि डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टोलिक ही ज्यादा होगा ना। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, दोबारा समझा रहा हूं। चलो इसको हम ना सुनो। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पंप्ड, पंप कितनी प्रेशर से पंपिंग कर रहा है। हमारे पास दो पाइप थी, एक आर्टरीज और वेन्स। किस में ज्यादा प्रेशर था, ये बात पक्की मान गए। और कम प्रेशर किस में था, वेन्स में। आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर क्यों था, क्योंकि वो डायरेक्ट हार्ट से माल लेती थी। जो हार्ट से चीज आती है वो प्रेशर वाली होती है। सुनना ध्यान से। द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन, द प्रेशर इज मच ग्रेटर, बहुत ज्यादा प्रेशर आर्टरी में वेन के कंपेरिजन में। सुनना। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्री, वेंट्री क्या होता है, वेंट्रिकल। प्रेशर बढ़ाने का काम कौन करता था हार्ट के अंदर, कौन सा चैम्बर काम करता था,
वेंट्रिकल वाला चैम्बर काम करता था। कौन सा? ऐसे हमारे 4 चैम्बर थे, जिसमें सबसे ये वाला जो चैम्बर था, इसको हमने लेफ्ट एट्रियम कहा था, इसको हमने लेफ्ट वेंट्रिकल कहा था, इसको हमने राइट वेंट्रिकल कहा था, इसको हमने राइट एट्रियम कहा था। प्रेशर बढ़ता कहाँ पे था? यहाँ पे बढ़ता था प्रेशर, वेंट्रिकुलर में। तो मुझे तो वेंट्रिकुलर में, जब कोई चीज वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल से बाहर आएगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और कोई चीज एट्रियम से बाहर आएगी तो उसका प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे बस जाते टाइम पे, पता है पहले यहाँ पे गया था तो यहाँ पे प्रेशर कैसा था? कम। जैसे वेंट्रिकल से यूं गया, प्रेशर कैसा हो गया? ज्यादा। तो क्या लिखा है इन्होंने? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, क्या बोला? द प्रेशर ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर। देखो दो इधर आर्टरीज दो दिख रही है हमको। सर क्या बात कर रहे हो? दो, एक ही आर्टरीज दिख रही है और एक यहाँ पे आर्टरीज दिख रही है। तो जब आपका कोई चीज डायरेक्ट वेंट्रिकुलर से निकलेगा, वेंट्रिकल से, उसका प्रेशर कैसा होगा? हाई। और यदि आपका आर्टरीज एट्रियम से निकल रहा है तो प्रेशर कैसा होगा? लो। जो आपका वेंट्रिकल से प्रेशर निकलता है उसको कहते हैं ये वाला, कहां गया? सिस्टोलिक। और जो आपका आर्टरी से निकलता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो कौन सा ज्यादा होगा? सिस्टोलिक ही ज्यादा होगा ना, क्योंकि सिस्टोलिक किससे निकल रहा है? वेंट्रिकल से। और डायस्टोलिक किससे निकल रहा है? एट्रियम से। देखो ये क्या लिखा है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन फेज इज सिस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर, एक मिनट डिस्टल रिलैक्सेशन फेज, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर अबाउट 120। सुनो सुनो, जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं, कांटेक्ट होता है मतलब धक्का मारा है, तो वो प्रेशर ज्यादा होगा। जब रिसीव कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहा है, तो वो प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। तो आपको याद रखना, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm ऑफ Hg एंड 80 mm ऑफ Hg। तो इसीलिए पता है कई बार 120 to 80 mm Hg के बीच में हमारा प्रेशर होना चाहिए। बस आपको इतना याद रखना है। और पूछे तो आपको बताना है डायस्टोलिक सिस्टोलिक क्या होता है। सबसे पहले सिस्टोलिक क्या होता है? जब आपका कॉन्ट्रैक्शन फेज हो वेंट्रिकुलर आर्टरीज के अंदर, और जब आपका रिलैक्सेशन फेज हो किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर, वेंट्रिकुलर के अंदर। बस वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा, और रिलैक्स होगा मतलब प्रेशर कैसा होगा? कम। याद रखना है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब धक्का मारना, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज मेजर। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आ गया है, क्या नाम है उसका? स्पैग्मोमोनोमीटर। स्पैग्मोमोनोमीटर याद रखना है। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए तो हाई प्रेशर हो जाता है। इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियल्स, इट रिजल्ट इन इंक्रीज रेशन टू ब्लड ऑफ फ्लो। हमारा ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है, जिससे कई बार मे लीड टू रैप्चर, और आपकी आर्टरीज फट जाती है और इंसान मर जाता है। क्या हो जाता है? आर्टरीज अंदर ही फट जाती है, और फट जाती है तो प्रेशर कैसा होता है? डाउन हो जाता है। फिर पहले एकदम हाई प्रेशर होता है, फिर फट जाती है तो प्रेशर लो हो जाता है, लो हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 × 80, और पहला सिस्टोलिक, डायस्टोलिक बाद में। सिस्टोलिक कितना है? 120, और डायस्टोलिक कितना है? 80। और सिस्टोलिक 120 कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहाँ पे? आर्टरीज के अंदर, वेंट्रिकुलर में। और रिलैक्सेशन होगा तो कितना होगा? 80 mm ऑफ Hg। याद रखना, ये याद रखना। तो इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है ना, वो आपको ये वाले याद रखने हैं, ये वाले। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज। कौन सा फेज? कॉन्ट्रैक्शन फेज। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या होगा? सिस्टोलिक। और रिलैक्सेशन क्या होगा? डायस्टोलिक। रिलैक्स हुआ मतलब प्रेशर कैसा हुआ? कम। और कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब प्रेशर कैसा हुआ? ज्यादा। तो याद रखना है आपको, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा तो 120 होगा, और जब आप रिलैक्स हो जाओगे तो प्रेशर कैसा होगा? कम। और कितना होगा? 80। याद रहा? जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? सिस्टोलिक होगा, और रिलैक्स होगा तो क्या होगा? डायस्टोलिक होगा। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसका याद रखना है। रिलैक्सेशन बड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन छोटा है, ठीक है। तो 80 और ये आपको याद रखना, 120 80 याद रखना है, ठीक है। 120 80, तो इसमें आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज द प्रेशर ऑफ डायस्टोलिक। डायस्टोलिक बोले तो क्या आएगा? 80। सिस्टोलिक बोले तो क्या आएगा? 120। कईयों को प्रेशर नहीं पता होता। चलो अभी देखो ये दिया है। अब इसमें क्या दिया है कि आपका ये वाला 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन डायस्टोल। एक जो साइकिल होती है सिस्टोल और डायस्टोल की, उसको क्या कहा जाता है? कार्डियक साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन लेना छोड़ना। फिर डिसऑर्डर, ये तो अपने को नहीं करना। इंसान की हार्ट बीट कितनी होती है? 70 to 72 मीटर पर मिनट होती है। क्या होती है? 70 से 72 पर मिनट रहती है इंसान की हार्ट बीट। और जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, और बहुत एक्साइट हो तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। कई बोलते नहीं खुशी के मारे मर ना जाओ, ऐसा भी होता है। ठीक है, याद रखना ये वाला आप लोग का टॉपिक।
चलो अब ज़्यादा नहीं है, अब फ्लोएम है और जाइलम पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे का टॉपिक और बचा है वो समझते हैं। भाई ब्लड के अंदर यदि एनिमल के अंदर बात करें तो सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हम बात कर रहे हैं वर्ड और मैमल्स। मैमल्स और वर्ड में डिफरेंस बता दो। मैमल्स बताओ, मैमल्स क्या होते हैं? स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मैमल्स, ठीक है। हार्ट इज 4 चैम्बर, दे आर सेपरेटेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, दिस अलाउ हाईली एफिशिएंट सप्लाई। जितने ज्यादा चैम्बर होगा उतना सप्लाई कैसा होगा? एफिशिएंट होगा। कितना होगा? एफिशिएंट। दे यूज एनर्जी टू मेंटेन, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, उनका बॉडी का मेंटेन टेम्परेचर करना है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब वार्म मतलब इनमें गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, गर्माहट बहुत ज्यादा होती है। गर्माहट होती है तो उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा चैम्बर वाला हार्ट चाहिए। कैसा चाहिए? ज्यादा चैम्बर वाला हार्ट चाहिए। यदि वार्म और ठंडे वाले तो उनको कम में हो जाएगा काम, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो आपसे पूछा एग्जाम में कि हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स आर देयर इन वार्म ब्लडेड एनिमल, तो आपको आंसर क्या देना है? 4। और कोल्ड का बोले तो 3 या 2 दे सकते हो, आगे आएगा आंसर, ठीक है। ऑल एनिमल्स हैविंग 4 चैम्बर हार्ट हैव डबल सर्कुलेशन। भाई डबल सर्कुलेशन होता ही है ना। सबसे पहले क्या होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे यू करके निकल गया, तो एक सर्कुलेशन हो गया। दूसरे यहाँ पे यू करके निकल गया, डबल सर्कुलेशन होता है, बिल्कुल। 2 बार हार्ट से निकलता है, डबल सर्कुलेशन हो गया। साइकिल ऑफ द बॉडी इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, द पाथवे ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मिनरी सर्कुलेशन एंड पाथवे। ये आपको नहीं करना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग कर लेते हैं। फिश के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। इज पंप टू द गिल्स, फिश, ये आप लोग को मैंने कल बताया था रेस्पिरेशन में, फिश सांस किससे लेती है? गिल से। मुझे एक बात, फ्रॉग किससे लेता है? वेरी गुड, एकदम सही है। कॉकरोच? स्पैरिकल, वेरी गुड, क्लियर, शाबाश। इस तरह याद रहना चाहिए। वेर इट गेट ऑक्सीजनेटेड एंड सप्लाइड डायरेक्टली टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द साइकिल, 1 साइकिल। ब्लड जाता है, इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है 2 चैम्बर हार्ट में, और 4 चैम्बर हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर हो गया? चल गया पता। तो फिश को आप पूछ सकते, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था इस बार कि फिश के कितने चैम्बर होते हैं। इस बार का क्वेश्चन है, बोर्ड का पेपर होगा तो उसमें दिया हुआ है, इस बार का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में था कि फिश के चैम्बर कितने होते हैं, तो कई बच्चे 3 करके 4 करके नहीं पढ़ा था उन्होंने। बुक में भी दिया है, पर बुक में एक डिटेल में कई छोटे से अक्षरों में देके रखा हुआ है, तो आप लोग चला ध्यान रखिएगा, इसको देखिएगा दोबारा। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस किसे कहते हैं? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। हाँ, एम्फीबियंस क्या है? जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं। एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। और रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कैसे एनिमल है? कोल्ड ब्लडेड। दे हैव तो 3 चैम्बर हार्ट है। क्या है भाई, कैसा हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल का। 2 अटेरिया, 1 वेंट्रिकल। दिस पॉजेस डबल सर्कुलेशन, इनके यहाँ भी डबल सर्कुलेशन होता है। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड एंड, इसमें मिलावट चलती रहती है। दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि जनरली कोल्ड जगह पाए जाते हैं। कभी देखा है छिपकली धूप में निकल रही हो? कभी सांप देखा है धूप में? कभी ये ठंडक वाली जगह में रहते हैं सब लोग, ठीक है। मोस्टली रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल हार्ट इज 4 चैम्बर। सिर्फ क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर हार्ट है, लाइक दैट वर्ड एंड मैमल्स। तो याद रखना, आपको ऐसा एग्जाम में पूछ सकते हैं। आप बोलो अरे क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल से रैंग रैंग के चलता है, 3 चैम्बर। नहीं, क्रोकोडाइल में सिर्फ 4 चैम्बर है, एक ऐसा नमूना है। तो याद रखना है, आपसे पूछे कि क्रोकोडाइल के अंदर कितने चैम्बर हार्ट है, तो आप लोग को याद रखना है क्रोकोडाइल के अंदर जो चैम्बर है वो आपके कितने? 4 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर है क्रोकोडाइल के अंदर? 4 चैम्बर हार्ट है। कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर हार्ट है क्रोकोडाइल के अंदर। सर 3 चैम्बर हार्ट किसके अंदर है? आपके सारे एम्फीबियंस के अंदर है। किसके अंदर है? एम्फीबियंस और आपके रेप्टाइल्स के अंदर है। और सर्कुलेशन कैसा है? सर डबल सर्कुलेशन है। क्या क्या दिया है इसके अंदर? आपके 2 एट्रियम है, क्या है? 2 एट्रियम है और 1 वेंट्रिकल है। क्या है? 1 वेंट्रिकल है, याद रखना है ये सब, क्लियर। और बर्ड फिश के अंदर कैसा है? चैम्बर है, सिंगल सर्कुलेशन। चला बता, आगे बढ़ते हैं। ये रहा लिम्फ, जो तुम लोग चर्चा कर रहे थे। लिम्फ क्या है? लिम्फ आपके एग्जाम में कुछ ज़्यादा है नहीं है, तो उतना मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ शॉर्ट में हम समझेंगे लिम्फ क्या है। देखो, इट अंदर टाइप ऑफ फ्लूइड, जैसे ब्लड होता है ना, एक ऐसा ही फ्लूइड है लिम्फ। एक जैसे ब्लड होता है ऐसे एक फ्लूइड है इन आवर बॉडी, एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। इट इज फॉर्म व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड, सुनना, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल कहां पे फंसता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस इन द टिश्यू थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। जो आपकी जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरी मतलब छोटी वाली जो पाइप होती है, उनके अंदर एक छोटी जगह रह जाती है,
छोटे से इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, उसके अंदर तीन चीज जाके जम जाती है ना, तब जाके लिम्फ बन जाता है। ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती है। कौन सी? प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल। क्लियर? ब्लड सेल, प्रोटीन, प्लाज्मा आर एक्यूमुलेटेड एट द इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल पे तो क्या बनता है? लिम्फ बनता है। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा। भाई लिम्फ कैसा है? प्लाज्मा जैसा ही है, बट ऑफ ब्लड, बट इट इज कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। प्लाज्मा कैसा है? कलर वाला है। कलर कौन सा था प्लाज्मा का? यस, वेरी गुड, पेल येलो। तो मुझे एक बात बताइए, और ये कैसा है? कलरलेस है। प्रोटीन भी कैसा है? कम है। प्लाज्मा में प्रोटीन कैसा था? ज्यादा था। याद रखना है। लिम्फ फ्रॉम द इंटरसेल्यूलर स्पेस ड्रेन टू लिम्फेटिक। अभी लिम्फ जो है वो कहां पे ड्रेन करेगा अपना मटेरियल? लिम्फेटिक कैपिलरीज, और बाद में लिम्फेटिक कैपिलरीज लार्ज लिम्फ को ज्वाइन करेगी, और लार्ज लिम्फ किसको ज्वाइन करेगी? वेन्स को ज्वाइन करेगी। ये थोड़ा याद रखना है। लिम्फ जो है वो अपना मटेरियल कहां पे ड्रेन करती है? लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स किसको करेगी? लार्ज वाले पार्ट को करेगी, और लार्ज वाला पार्ट किसको करेगा? वेन्स को करेगा। बस लिम्फ इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। कलरलेस है, लेस प्रोटीन है। कैसे बना? प्रोटीन, प्लाज्मा और ब्लड सेल एक्यूमुलेट हुए कहां पे? आपकी कैपिलरीज की वॉल के इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर, तो आपका इसका निर्माण हो गया। इट्स जस्ट लाइक ए ब्लड। फंक्शन ऑफ लिम्फ, इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन। अरे भैया ब्लड जैसा है तो ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही तू। इट कैरी डाइजेशन ऑब्जर्व। भाई बिल्कुल, तो इंटेस्टाइन से फैट को डाइजेस्ट करने का, फैट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये। इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द टिश्यू फ्लूइड एंड ब्लड, मेंटेन करता है। लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC, ये भी इन्फेक्शन से लड़ता है। मतलब भाई लिम्फ को हल्के, मतलब उसके पास भी WBC है। और एक और जिनके पास WBC था, ब्लड के पास। WBC के अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज से लड़ने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको खा जाता है या तो खत्म कर देता है? बोलो, फैगोसाइटोसिस। याद रखना। इसके साथ अपने ने इंसानों का पढ़ा। अब हम बात कर लें थोड़ा प्लांट के बारे में। प्लांट के बारे में आप जानते हो? अब प्लांट के अंदर बात करें, प्लांट लाइक रेगुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक एनिमल। भाई प्लांट के अंदर भी सिस्टम है। प्लांट कौन सी गैस लेता है ये बता दो? वेरी गुड। इसके बाद है ना अपना लेक्चर होगा ना, उसका एक एक करके कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, वहीं पे क्वेश्चन पूछेंगे अपने, ठीक है ना? चलो, वी हैव नो दैट प्लांट प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम CO2। भाई CO2 से खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह जानते हो। भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 4। कौन सी? सूरज बाबू तू बोल। वेरी गुड। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। बहुत शाबाश, गुड। एंड लाइक ए नाइट्रोजनस, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो कौन करता है? ये दो भाई बहुत काम किए हैं भाई। ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, इनको बहुत अच्छे से जानते हो। चैप्टर 6 में आपने टिश्यू के अंदर बहुत पढ़ा था इसको। जाइलम, फ्लोएम। भाई याद नहीं होता? फ्लोएम, फा फॉर फ्लोएम, फा फॉर फुड। इसका भी फ्लोएम बोलेंगे। फा से फ्लोएम, फा से फुड। और जाइलम तो वाटर के लिए है ही, तो याद रखोगे। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर प्लांट। जाइलम करता है भाई ट्रांसपोर्ट, वाटर का ठेका ले रखा है, जबकि मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। और फ्लोएम ने किसका ठेका ले रखा है? फ्लोएम ने आपका फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है उसका ठेका ले रखा है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है, आप लोग पढ़ चुके हो पहले से चैप्टर 6 टिश्यू के अंदर। क्लियर? अब समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में। चलो अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में समझे। जाइलम टिश्यू प्लांट है वे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। भाई इंटर कनेक्टेड है, ट्रैकिया से है, ये सब आप पढ़ चुके। रूट, स्टेम, लीव्स सब में होता है क्या? जाइलम। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये सबसे कनेक्ट होता है, रीच ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, सब जगह उनको पहुंचना होता है। ये भी आप लोग जानते हो, इनका सब जगह पहुंचने का काम है, ठीक है। चलो इसका अब एक्टिवली टेक अप द आयंस क्रिएटिंग डिफरेंस ऑफ द रूट एंड सॉइल। हर जगह पहुंचता है कौन? जाइलम। किसको पहुंचाता है? वाटर को। वाटर कहां से लेता है वो? रूट में से। वाटर तो वही डलता है रूट में से, तो वही काम करता है। द वाटर दैट एंटर इनटू रूट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वाटर रूट में एंटर होता है। एलिमिनेट दिस डिफरेंस मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल, हेंस दिस इज स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम फ्रॉम द सॉइल दैट क्रिएट कलम ऑफ वाटर। एक पाइप लगी हुई है जिसके थ्रू पानी सब जगह सप्लाई होना चालू हो जाता है। अब इसका एडवांटेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं कैसे ये वाटर तो हमने ले लिया, लेकिन वाटर चला कहाँ जाता है। सुनो मेरी बात, एक और चीज यहाँ पे समझते हैं। द लॉस ऑफ वाटर। अब वाटर खत्म कैसे होता है? ये प्रोसेस को जानते हो? ट्रांसपीरेशन को। व्हाट इज द ट्रांसपीरेशन? जानते हो आप लोग अच्छी तरह ट्रांसपीरेशन? यस, लॉस ऑफ वाटर। आपने रोड पे पानी डाल दिया तो धूप में सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन होता है। वही चीज यदि पत्तों में होगी तो उसको ट्रांसपीरेशन कहेंगे। सेम चीज है, देखो अभी पढ़ाते हैं।
द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल मतलब ये वाला पार्ट, ये मेन वाला पार्ट, क्या लेगा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड, अब मैंने एक पत्ता तोड़ा और रख दिया धूप में, कुछ दिन बाद सूख जाएगा, उसके अंदर पानी चूस लिया, उसको क्या कहेंगे, एक तरह से वेपराइजेशन ही तो है। क्या लिखा है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट, मतलब मेन पार्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इट टेक प्लेस मेनली थ्रू, इसको जानते हो ना, स्टोमेटा। चलो आज कौन बताएगा डेफिनेशन स्टोमेटा की, बोलो बोल जिज्ञासा। यस, जो टाइनी छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं पत्तों के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, जैसे ये है, मैंने ये बनाया फिगर यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे छेद हैं, उसको क्या कहेंगे, स्टोमेटा। तो द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा इज रिप्लेस बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम। अब मेरे सुनो, स्टोमेटा से तो पानी चला गया, लेकिन जाइलम नीचे से पानी भी लेके आ रहा है, उसको फिर से दे रहा है। इन द लिव इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर मॉलिक्यूल फ्रॉम लिव क्रिएट सक्शन ट्रांसपिरेशन पुल, ये चलता रहता है। इसका फायदा क्या है, इट हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिसॉल्व इन फॉर्म ऑफ फ्रूट। अब सुनो, यदि ये पेड़ का पत्ते पानी को ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगे तो पानी खत्म नहीं होने वाला। अब पानी खत्म नहीं होगा तो नीचे से पानी आएगा नहीं। अब जब नीचे से पानी आता है तो पानी अपने साथ मिनरल्स भी लाता है। क्या लाता है, इसलिए दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन इज वेरी नेसेसरी। कौन करता है, स्टोमेटा। अब मुझे स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, वेरी गुड, बहुत शाबाश, अच्छी बात है। इट्स रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, इट मेंटेन द कंज्यूमर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस ऑफ द लीव्स, इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये सब चीजें इसकी करता है। अब हम आगे समझते हैं। अभी देखो ये रहा, ये देखो इस सब जगह कर रहा है, डायरेक्टली इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्लियर। अब फूड को ट्रांसपोर्ट देखो यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, वाटर वेपर से ही उड़ रहा है, मतलब सर्कुलेशन चलता रहता है, क्लियर। चलो अब समझते हैं इसके यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट इन नाइट, ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन और पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो जनरली ज्यादातर कहाँ पे लेता है, क्योंकि जब धूप निकलेगी तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा, तभी ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो वाटर खींचेगा ऊपर, रात के टाइम पे खींचता नहीं है। अब हम बात करें ट्रांसलोकेशन क्या होता है, सुनना। द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट सुगर। मुझे एक बात बताओ, प्लांट अपना खाना बनाता है क्या, पक्का, कौन सी प्रोसेस से बनाता है, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस से, एकदम सही। तो जो खाना बना है वो कहां बनता है, सिर्फ पत्तों में बनता है, यही बात है। अब खाने की जरूरत तो ऊपर भी पड़ती है और नीचे भी पड़ती है, तो फूड को जो सप्लाई किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट सुगर ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्म्ड एज ट्रांसलोकेशन। इट अगर इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। कौन करता है इसका काम, कौन करता है, फ्लोएम। Besides the product of photosynthesis, phloem also transport amino acid and other substance such as plant hormone। अमीनो एसिड को भी सप्लाई करता है, ये आपको देखना है या नहीं देखना चलेगा, सिर्फ आप मेन चीज याद रखो, ठीक है। ये आपको इसके अलग अलग कंपेनियन सेल काम करते हैं, ये जरूर समझना। ट्रांसलोकेशन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द साइव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन। मतलब सबसे अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, साइव ट्यूब, इसके आजू जो एक और लेयर चढ़ी है उसका नाम क्या है, कंपेनियन सेल। याद रखिए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको 6 चैप्टर में ना, याद रख लेना। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज मेनली अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी बनती है, और एनर्जी का यूनिट भी आप लोग जानते हो कौन सी है, ATP, which increase osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. The pressure then move the material in the phloem tissue with less pressure. This allow phloem, ये सब phloem के काम है खाना बनाने का। चला पता, अंदर वाली ट्यूब कौन सी, साइव ट्यूब, उसके बाद में कौन सी, कंपेनियन ट्यूब, और इतना ही होगा इसके अंदर, आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन जो हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने समझा जाइलम, फ्लोएम, हार्ट कैसे काम करता है, स्टोलिक, डायस्टोलिक, ये सारी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज। आई होप दैट आप लोग को समझ आया होगा, क्लियर।